नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद से ही एक बार फिर से ये मुद्दा यूपी की सियासत पर हावी है, जहां सपा सुप्रीमो कोर्ट के फैसले को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सवाल कर रहे हैं, तो वहीं अनुप्रिया पटेल भी सरकार से अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग कर रही हैं। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से मुद्दे पर बयानबाजी तो खूब है, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होने वाले उपचुनाव पर इस मुद्दे का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आने वाले राजनीतिक पैतरे इसकी तस्दीक करेंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रतीक्षा पर अग्नि परीक्षा की, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मुद्दे पर पहले से छिड़ी राजनीतिक बयानबाजी के बीच ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से शिक्षक एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव करने के लिए पहुंचे, उसने इस मुद्दे की सियासी तपिश का एहसास सत्ता से लेकर विपक्ष तक को करा दिया है। जी, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद और हाई कोर्ट की लिस्ट पर रोक लगने के बाद ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में भी एक बार फिर से सियासी हाहाकार लाने के लिए तैयार है। एक तरफ तो कोर्ट का फैसला और दूसरी तरफ यूपी में आने वाले समय में उपचुनाव के बीच अब ये मुद्दा यूपी की सियासी फिजाओं का रुख मोड़ रहा है। तभी तो अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखने में देर न लगाई। मामले पर सपा सुप्रीमो शुरू से ही जहां सरकार को कटघरे में खड़ा करते आए हैं, तो वहीं अब अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर सरकार पर दोहरा खेल खेलने का आरोप चस्पा कर दिया। आरोप लगाते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट में लंबा लटकाने का जिक्र भी अखिलेश ने किया। अखिलेश का कहना है कि भाजपा सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं, सरकार 3 दिन के काम के लिए 3 महीने का इंतजार करा रही है। तो वहीं अखिलेश यादव के साथ ही एनडीए सरकार में सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और सरकार से आगे बढ़कर आरक्षित वर्ग को न्याय दिलाने की बात कही और शिक्षकों की लड़ाई पहले की तरह जारी रखने की जिक्र भी किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अभ्यर्थी भी केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव कर न्याय की गुहार लगाते दिखे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जहां विपक्ष इसे सरकार की सियासी चाल करार दे रही है, तो वहीं सरकार शिक्षकों के साथ खड़े होने का दम भर रही है। मगर सीधी बात ये कि शिक्षक भर्ती के इस मामले को लेकर जहां यूपी में सपा इनके सहारे एक बार फिर से अपनी चुनावी नाव को धार देने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी के तमाम पैतरों के बाद भी ये मुद्दा सरकार और संगठन दोनों के लिए गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि एनडीए के अपने सहयोगी भी सरकार की सुस्त चाल पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि शिक्षक भर्ती का ये मामला चुनावी बिसात में किसे शह और किसे मात दिलाता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, मगर सियासी बिसात पर यह मुद्दा अब अव्वल रहने वाला है। ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद से ही लगातार जिस तरह से यूपी में सियासी फिजाओं में ये मुद्दा हावी है, ऐसे में उपचुनाव से पहले भी ये मुद्दा यूपी की सियासी गलियारों में हलचल मचाने वाला है, ये तो बिल्कुल तय है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम लगातार कर रही है, कटघरे में खड़ा कर सवाल कर रही है, तो वहीं सरकार के अपने सहयोगी भी सरकार से इस मुद्दे पर कदम आगे बढ़ाने को लेकर लगातार गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी बात इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक्स पर पोस्ट कर सरकार तक पहुंचाने का बार बार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर देखना ही होगा कि एक तरफ तो विपक्ष और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के बीच से ही उठ रही आवाजों के बीच सरकार का अगला कदम इस मुद्दे पर क्या कुछ होता है। हालांकि विपक्ष का बार बार इस मुद्दे पर कहना है कि सरकार जिस तरह से सुस्त चाल से चलती हुई नजर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से याचिका दायर करने के बाद 23 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। विपक्ष इसे सरकार की साजिश का हिस्सा करार दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर यूपी में जारी है। इसी बीच आने वाले समय में उपचुनाव भी होने हैं और अब यह माना जा रहा है कि उपचुनाव में शिक्षक भर्ती का यह मुद्दा एक बार फिर से हावी रहने वाला है। हालांकि एक बार को ऐसा लगा था कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं यह मुद्दा अब लगभग
अपने अंतिम छोर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद एक बार फिर से ये मामला लटकता, अटकता और भटकता नजर आ रहा है। तो इसी मुद्दे पर आज करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता आलोक वत्स जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस नेता अनुज शिवहरे जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सपा प्रवक्ता जगदीश सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और इसके अलावा शिक्षाविद रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और रवि जी सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है उसका सबसे गहरा असर आप पर ही पड़ने वाला है। और लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के द्वारा आपके साथ खड़े रहने की बात की जा रही है, लेकिन आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ किया जा सकता है और सरकार के द्वारा क्या किया जाना चाहिए था? देखो, मैं शिक्षा मित्र नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ जी, जो कि 4 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ बेसिक शिक्षा विभाग में। तो हम लोगों को ये कहीं ना कहीं अंदेशा रहा, क्योंकि आरक्षित वर्ग के व्यक्ति जो कि सिलेक्शन नहीं पा पाए थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो वो हाई कोर्ट की में अपनी अपील लेकर गए। सरकार ने दबाव में आरक्षित वर्ग के एक बड़े मुद्दे को लेकर उन्होंने आरक्षित वर्ग के दबाव में 6800 लोगों की लिस्ट निकाली थी, लेकिन वो हाई कोर्ट की बेंच द्वारा क्रैश कर दी गई। लेकिन हाई कोर्ट की डबल बेंच ने लिस्ट को क्रैश तो करा, परंतु उन्होंने जो मूल सूची थी 69,000 शिक्षक भर्ती की, उसको रिविजिट करने का आदेश दिया था जी। और उसमें स्पष्ट कहा था कि यदि इसमें रिविजिट करने के बाद कोई चयनित व्यक्ति जो कि 4 साल से नौकरी कर रहा है, उसको 31 मार्च 2025 को सत्र लाभ देते हुए, क्योंकि बच्चों की शिक्षा का नुकसान ना हो जी, उनको 31 मार्च 2025 को बाहर कर दिया जाए, और जो नए लोग आते हैं नई रिविजिट करने के बाद नई सूची में, उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा सरकार के लिए, हम लोगों के लिए बन रहा था, जिस पर सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं जाएगी। यहाँ पर हम शिक्षकों ने ये तय करा कि अब ये बागडोर हमें संभालनी है, और इसी के मद्देनजर हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक SLP अपनी याचिका दाखिल की, जिसपे माननीय CJI साहब ने कल बहस करी, और बहस के दौरान उन्होंने माना कहीं ना कहीं CJI साहब इस पर सहमत दिखे कि एक ATRE, जिसको हम सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा कहते हैं, 6 जनवरी 2019 को जब ये परीक्षा हुई थी, तो CJI साहब ने ये माना कि ये भर्ती का पार्ट है, क्योंकि उसमें कट ऑफ निर्धारित की गई थी 60% रिजर्व कैटेगरी के लिए और 65% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो यदि आप 60% से लेकर पास हुए हैं, तब जब मूल चयन सूची बनेगी तो आप उसमें माइग्रेट कैसे कर सकते हैं, इसी को लेकर सारी बहस कल हुई। इसमें मैं यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इस भर्ती से, इस परीक्षा से पहले एक परीक्षा हमारी शिक्षक बनने के लिए एक और होती है, उसको हम TET बोलते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जी। हालांकि वो एक पात्रता परीक्षा है, लेकिन उसमें भी रिजर्वेशन का लाभ दिया गया है। उसमें 55% रिजर्व कैटेगरी को और 60% अनरिजर्व कैटेगरी को मानक तय किए गए हैं, जिसमें 150 नंबर लाकर, 150 में से 90 नंबर लाकर, यदि कोई अनरिजर्व कैटेगरी का है तो वो व्यक्ति एक कैंडिडेट पास होता है, और कोई 82 नंबर लेकर आता है तो रिजर्व कैटेगरी का पास माना जाता है। तो इस पायदान पर भी उन्होंने आरक्षण का यहाँ पे लाभ लिया। यदि वो 82 नंबर लेकर पास नहीं होते, आरक्षण के लाभ से पास नहीं होते, तो जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा है जो कि उसके बाद कंडक्ट हुई थी, वो उसमें एलिजिबल ही नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोहरे आरक्षण का मामला साफ साफ नजर आ रहा है, जिसको CJI साहब ने भी काफी अच्छे से सुना और उस पर सहमति जताई भी थी। अब
नहीं, लेकिन रवि जी, इस पूरे मामले में पेच यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इसके बाद क्या कुछ फैसला आता है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद लगातार उसको लेकर प्रदर्शन तो चल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार इस मामले को बार बार लटकाने का काम कर रही है। देखिए, एक कहीं ना कहीं से राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है जो कि पूर्णतः गलत है। रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही पूरी लिस्ट बनी थी, और क्योंकि यह भर्ती जो होती है बेसिक शिक्षा विभाग में जिला कैडर की भर्ती होती है, और डबल बेंच का आदेश कह रहा है कि राज्य स्तर पर मेरिट सूची बनाई जाए। जो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हमारा नियोक्ता अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है जनपद का, उसी अनुसार सरकार ने लिस्ट तैयार करी थी। अब आरक्षण को लेकर देखिए राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक मुद्दा है, इसको लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है पूरे प्रदेश के अंदर। चलिए, आपके पास मैं आती हूं एक बार फिर से। जगदीश सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से बने हुए हैं। जगदीश सिंह जी, इस पूरे मामले में लगातार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट निकलकर सामने आया है, और जाहिर सी बात है कि शुरू से ही इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के द्वारा सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, लेकिन रवि सक्सेना जी का यहाँ पर साफ कहना है कि सरकार उनका साथ नहीं दे रही थी, इसकी वजह से वो अपने आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए पहुंचे और उसके बाद ये सुनवाई हो रही है। क्या कहना है इस पर आपका? हमारा पक्ष बिल्कुल क्लियर है। हम लोगों ने पहले से, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये सरकार जो है पिछड़ों दलितों के हक मारने वाली सरकार है, संविधान के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली सरकार है। और ये शिक्षक भर्ती के में जो है ये हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इन्होंने तुरंत जो है हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया, और पूरा का पूरा जो रिट है सुप्रीम कोर्ट में सरकार। अरे लेकिन जगदीश सिंह जी, इस पर आप कह रहे हैं कि सरकार ने इस पर आदेश का पालन नहीं किया, लेकिन रवि जी कह रहे हैं सरकार उनका साथ ही नहीं दे रही है। आलोक जी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये सारा मामला कोर्ट के संज्ञान में था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको कल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं गई थी, सुप्रीम कोर्ट पीड़ित वर्ग गए थे। तो अब तो इस मामले की जो भी आउटकम होगी। नहीं, लेकिन आलोक जी, इस बार सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं गई थी, इससे पहले तो आप ही गए थे ना सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जिस समय हम गए थे उस समय मामला कुछ और था, आज जो लोग गए हैं वो मामला कुछ और है, तो इसलिए उसको आप उससे मिक्स ना करें। हम लोगों ने स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन आज जो लोग गए हैं उन्होंने तो उस पर बाकायदा उसी चीज को लागू करने के लिए वो गुहार लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जो स्टे दिया है हाई कोर्ट ने या जो परिणाम उलट दिए हैं उसको यथावत किया जाए, उसकी पुनर्वापसी किया जाए। तो इसलिए अब जब मामला विचाराधीन है तो इस पर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। वी हैव टू वेट एंड वॉच कि अल्टो गतवा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, तो उसी के बाद ये चीजें लागू होंगी सही मायने में। लेकिन सपा सुप्रीमो का आप पर आरोप है कि सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है, दोहरा खेल खेल रही है। सरकार किस मामले में दोहरा मापदंड खेल रही है, जरा मुझे बताइए। जगदीश सिंह जी, जवाब दीजिएगा। उनका साफ कहना है कि आप ही पीछे दरवाजे से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रोक लगाने का काम कर रहे हैं। जगदीश सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट हम नहीं गए हैं प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट पीड़ित वर्ग गया है, हम नहीं गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो भी लोग गए हैं वो परीक्षार्थी थे या वो उसमें शामिल लोग हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अनुश्री वोरा जी, क्या कहना है अब इस मुद्दे पर आपका? देखिए, साफ स्पष्ट है, लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार शिक्षकों को गुमराह कर रही थी, उसके कारण शिक्षकों को कोर्ट में जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सरकार शिक्षकों को उलझा रही थी, और उलझाने के कारण ही कि ये कोर्ट में ये फैसला गया। तो कहीं ना कहीं एक सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा है जो इनको रोकना चाहता है। तो साफ स्पष्ट हो रहा है, कोर्ट का ठीक है सम्मान है, मगर सरकार का भी एक पहलू सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ है, वो इसको खंडन कर रहा है। तो ये शिक्षकों को रोकने का काम लेकिन सरकार कर रही है। जी, ये तो आप कह रहे हैं ना कि सरकार का एक हिस्सा। आलोक जी तो साफ इनकार कर रहे हैं उससे।
देखिए, ये भारतीय जनता के प्रवक्ता हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। इनको साफ डेडलाइन ये दी जाती है कि आपको प्योर झूठ बोलना है। ये अब सड़कों पे शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, ये इनको नहीं दिख रहा आलोक जी को? ये छिप रहा है क्या किसी से? उत्तर प्रदेश सरकार में इससे पहले भी तमाम विभागों ने अपनी नौकरियों के लिए और तमाम आंदोलन करे, मगर सरकार ने कोई रास्ता नहीं दिखाया। आलोक जी जवाब दीजिएगा इस पर। ये क्या कह रहे हैं मेरे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आएगा इनकी समझ में, क्योंकि हम सत्यता की बात कर रहे हैं, हक की न्याय की बात कर रहे हैं। आप बीच हक मांगेंगे तो इनको सुनाई नहीं देता। आप बीच में मत बोलिए। जब मैं आप बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा। आप बिल्कुल आप जो भी बोल रहे थे उसका कोई सिर पर नहीं है। आप बेबुनियादी बातें, बेतुकी बातें कर रहे हैं। बुनियाद की बात करिए ना, हम बेबुनियाद कर रहे हैं तो आप बुनियाद की करिए। बातों में कोई तारतम्य नहीं है। आप मैंने कहा ना, आपकी बातों में कोई तारतम्य नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? सारा जवाब मिल जाएगा इन उपचुनावों में। आपको आज क्या बोल रहे हैं आपको खुद नहीं मालूम है। आप क्या बोल रहे हैं आपको खुद नहीं मालूम है। सही कह रहे हैं आप गलत नहीं कह रहे। जो भी लोग गए हैं कोर्ट में वो सरकार के लोग नहीं, सरकार का उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग खुद अपने ऊपर इसका ठीकरा फोड़े हैं। वो खुद गए हैं कोर्ट में और वो खुद डिसाइड करेंगे, करवाएंगे कि अंततः सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। आलोक जी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को लेकर अब आप बात जरूर कह सकते हैं, और अब आपका ये भी आप कह सकते हैं कि आप नहीं गए, लेकिन पहले जिस तरह से आप कोर्ट में गए थे उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अटक जाता है। हालांकि हाई कोर्ट के फैसले का आपने स्वागत कर दिया था, मुख्यमंत्री ने लिस्ट बनने का आदेश भी जारी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अटका है और उपचुनाव मुहाने पर खड़े हैं, आपको भी पता है कि अक्टूबर माह के बाद में कभी भी उपचुनाव को लेकर तारीख सामने आ सकती है, उपचुनाव सामने आ सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में गोल गोल घूमने के बाद भी ये मुद्दा कहीं ना कहीं आपके लिए गली की हड्डी का काम कर सकता है उपचुनाव में? देखिए, ये बात आपका कहना सही है कि अगर ये मुद्दा इसी तरीके से लटका हुआ चला तो इससे कुछ परेशानी हमें हो सकती है। लेकिन जिस तरीके का कार्य आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुआ है, उससे हमें कहीं कोई संशय नहीं है कि उपचुनाव की 10 की 10 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। ये जातिवादी लोग, इस पर तो जगदीश जी जवाब देंगे, समय आने पे इस पर तो जगदीश जी जवाब देंगे। जगदीश जी जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इनकी अब क्या बताऊं, तो थोड़ा सा वो लगता है जिस तरह से लोग कार्य कर रहे हैं उस तरह से पिछले दलितों पीडीए का पूरा अविश्वास जो है, भरोसा खो रहे हैं। और इनको ये समझ लेना चाहिए कि इनकी क्या हालत होगी उपचुनाव में, ये उसके बाद ही पता चलेगा। 10 की 10 सीटें ये हारेंगे प्रियंका जी। पीडीए का अविश्वास, पीडीओ का भरोसा, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सारे लोगों का भरोसा है सरकार खोजती है, और उनके अधिकारों पर लगातार कुठाराघात हो रहा, इसलिए कहीं से कोई बचत का इनका कोई रास्ता नहीं। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जगदीश जी आपके लिए तो हथियार का काम करेगा। आप पहले से ही सरकार को घेर रहे थे और अब आपके पास में और मजबूत हथियार है। जो हम कह रहे थे वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जो हम कह रहे थे वही बात सामने आ गई। हमने पहले कहा था कि सरकार घुमा करके सुप्रीम कोर्ट नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि लिस्ट 3 दिन में बन सकती थी। अगर लिस्ट बन भी जाती और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की जाती तो क्या उस पर फैसला नहीं आता? क्या उस पर रोक नहीं लगती? अगर लिस्ट प्रियंका जी, अगर लिस्ट बन जाती तो सरकार के प्रति अभ्यर्थियों का भरोसा कायम रहेगा। अच्छा, आलोक जी क्या कहना है इस पर? अगर सुप्रीम कोर्ट अगर किसी वैधानिक कार्य से रोकता या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता तो उसको तो पूरा देश के लिए बाइंडिंग है। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो बाइंडिंग है, लेकिन इनका जो ये अपना भरोसा खोते चले जा रहे हैं। आलोक जी इस पर आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं रवि जी के पास जाऊंगी। जी देखिए प्रियंका जी, जिस दिन हाईकोर्ट का फैसला आया हमने उसका स्वागत किया।
और हम उस हिसाब से लिस्ट बनाने की कवायद कर रहे थे। जब तक ये मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो अब हमें इसका भी इंतजार करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में फिर तीसरी बार कह रहा हूँ कि हम नहीं गए। यही तो जगदीश जी कह रहे हैं कि आपकी मंशा ही नहीं थी, आप चाहते तो आलोक जी लिस्ट बन सकती थी। इस पर मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगी, लेकिन रवि जी के पास 1 मिनट के लिए जाऊंगी। रवि जी क्या लगता है? लिस्ट बनने की कवायद हमारी शुरू हो चुकी थी। हाँ, नहीं, लेकिन अगर आपकी लिस्ट बन जाती तो आप अभ्यर्थियों के सामने तो अपना पक्ष रख सकते थे ना, कि आपने उनके हक में काम किया, न्याय के लिए काम किया। प्रियंका जी, रातों रात लिस्ट नहीं बन सकता था। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के करना था, वो कवायद हमने शुरू कर दी थी। अच्छा। और शीघ्र ही वो खत्म हो जाती। चलिए आती हूं मैं रवि जी, रवि जी के पास मैं आती हूँ। अनुज शिवहरे जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से आलोक जी का कहना है, जाहिर सी बात है 3 महीने का समय कोर्ट के द्वारा दिया गया था और 3 महीने का समय लेने की बात भी की जा रही थी, यही वजह है कि लिस्ट सामने नहीं आई। पर आपको भी लगता है कि लिस्ट बन जाती तो बीजेपी के लिए बेहतर होता? बिल्कुल बेहतर होता और शिक्षकों को न्याय मिलता। नहीं, हालांकि आपके लिए ये फायदे का सौदा है उपचुनाव से पहले। मैं आपको बता दूं कि अभी आलोक जी कह रहे थे कि लिस्ट नहीं बन पाई, इतना समय नहीं था। 3 महीना आप बता रहे हैं खुद, 3 महीने में मैं समझता हूं तो कि लिस्ट, बहुत सारी लिस्ट तैयार हो जाते। मगर इस लिस्ट के पीछे कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि धांधली का एक बहुत बड़ा एक सिस्टम हो, वो नहीं बन पा रहा। 3 महीने का समय तो कोर्ट से ही दिया था, लेकिन सपा सुप्रीमो कह रहे 3 दिन में भी, तो क्या 3 दिन में लिस्ट बन सकती है? पहले एक लिस्ट में बिल्कुल। हाँ। प्रियंका जी, बिल्कुल लिस्ट बन सकती है। सरकार में इतनी बड़ी ताकत होती है कि एक दिन में बना सकती है। आलोक जी, मगर कहीं ना कहीं कोई सिस्टम ऐसा इनका लड़खड़ा रहा था कि वो लिस्ट नहीं बना पाए। तमाम ऐसे आदेश होते हैं कि उत्तर प्रदेश के फरमान जारी हो जाते हैं, ये लिस्ट जारी नहीं कर पाए। ये समझने का विषय है। मगर ये अपना झूठ इस तरीके से पेश करेंगे कि ये सच्चे और एक ईमानदार है। आलोक जी जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, ये शुरू से बेतुकी बातें करते आ रहे हैं और अभी भी इन्होंने बेतुकी बातें की हैं। मेरा कहना है कि अगर हाईकोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया तो उनको, उनके संज्ञान में था ना कि ये 3 दिन में नहीं तैयार हो सकता है, इसको तैयार करने में कुछ टाइम लगेगा। तो हमने तैयारी करनी चालू कर दी थी। हमने तो स्वागत किया था हाईकोर्ट के जजमेंट का, और वो हम प्रक्रिया में थे उसको बनाने के। लेकिन जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का मामला आ गया, अब तो फिर जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं आ जाता है फाइनल, हमें इंतजार करना। अब आपको रुकना ही होगा। रवि जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, रवि जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से आपने सभी राजनीतिक दलों को यहाँ पर सुना होगा, जगदीश जी का कहना है कि अगर लिस्ट बन जाती तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी अभ्यर्थियों के सामने इस बात को रख सकती थी कि वो अभ्यर्थियों के साथ है। क्या आपको भी लगता है कि लिस्ट ना बनने का असर आपके केस पर ज्यादा प्रभाव डालेगा? नहीं, अगर लिस्ट बन गई होती तो क्या कुछ फैसला हो सकता था? मैं नेता विपक्ष एवं नेता पक्ष दोनों के साथ ही दोनों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ अपने उत्तर प्रदेश सरकार को और नेता विपक्ष को, कि हम लोग 4 साल से हाई मेरिट लेकर नियुक्ति पा चुके हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यदि 4 साल बाद हम लोगों को भर्ती से निकाल दिया जाता है जी, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। जी बिल्कुल। इस मुद्दे पर राजनीति ना होकर जो हाई मेरिट कैंडिडेट्स है, नियम अनुसार जो भी हम अब लोग अंदर आए हैं, हमारी नौकरी को डिस्टर्ब ना करा जाए। इस पर राजनीति बिल्कुल भी ना करी जाए, क्योंकि ये हमारे परिवार से जुड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ हमारी नौकरी नहीं है, इसके साथ हमारे परिवार भी जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास मैं आती हूँ जगदीश जी, जल्दी से एक फाइनल कमेंट इस पर दीजिएगा। रवि जी का जो कहना है, जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप पीडीए की बात करते, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उनको अगर नौकरी से निकाल दिया जाए सरकार की गलती की वजह से, क्योंकि लिस्ट तब भी सरकार के द्वारा आई थी और अभी भी सरकार के द्वारा बनेगी, क्या कहना है जल्दी से छोटा सा कमेंट? इनको भी समायोजित किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। अगर सरकार को चाहिए ऐसा कोई रास्ता निकाले, ये भी समायोजित हो जाए। आलोक जी, फाइनल कमेंट। देखिए प्रियंका जी, अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। हम सभी को उसके फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। तभी आगे कोई कार्रवाई होगी, तभी आगे कोई लिस्ट बनेगी, तभी आगे कोई नियुक्तियां होंगी। उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करें। अनुज जी, छोटा सा कमेंट।
देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना था तो सरकारें क्यों बनाई जाती हैं? सरकारों का क्या महत्व है? अभी शिक्षक ने, रवि जी ने कहा कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि इन लोगों को न्याय मिले, मगर सरकार का एक बहुत बड़ा पहलू ऐसा होता है कि शिक्षक संघ को न्याय देना चाहिए। चलिए, मगर आपका कोर्ट पे मतलब है कि कदम प्रवक्ता- सरकार को जरूर उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आलोक जी, अनुज जी, जगदीश जी और रवि सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सियासी जंग छिड़ी हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुद्दे पर राजनीति की जा रही है, एक बात तो बिल्कुल तय है कि उपचुनाव से पहले जब तक इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, मुद्दे पर राजनीति होगी और राजनीति तमाम मुद्दों पर हावी भी रहने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में क्या वाकई में अभ्यर्थी, अनारक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग और जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन सभी को न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्याय करो, न्याय करो, न्याय नहीं तो कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, न्याय नहीं तो कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, न्याय करो, न्याय करो।